24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज 24 के विशेष सेगमेंट रूबरू में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपको मिलवाते हैं शहर के लीडर्स, सोशल वर्कर्स और अधिकारियों से। तो आज के हमारे विशेष मेहमान हैं। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज 24 पर आपका सभी का स्वागत है। आज के हमारे रूबरू कार्यक्रम के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर A.K. मीणा। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर A.K. मीणा, मैं इधर संस्थान प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ 2021 से। जैसे कि आपने कहा कि है जो कि आयुर्वेद को नहीं चुनते तो आप किस फील्ड में जाते, ये मेरा बहुत पहले से मेरी चॉइस थी। मतलब 9th ऑनवर्ड्स में डिसाइड कर चुका था कि है जो कि मेरे को स्वास्थ्य सर्विसेज में ही जाना है। और उसके बाद जैसे मेरी एजुकेशन पूरा हुआ तो उसके बाद मैं रक्षा मंत्रालय में दिल्ली में ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद भी मैं 2006 में इधर हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए आयुर्वेद में ज्वाइन किया हूँ। और इधर आयुर्वेद में और मतलब पब्लिक सेवा करने में जैसे स्वास्थ्य सर्विसेज की हमारे देश में बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य सर्विसेज में पुराने टाइम से काफ़ी कुछ हमारे को फेस करना पड़ रहा है। हमारी चरक संहिता हजारों वर्ष पुरानी है। ये हमें चरक संहिता से पता लगता है कि आयुर्वेदिक कितना कारगर रहा है। जबकि जो एलोपैथी है उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम से आयुर्वेद में सारी जो शल्य प्रक्रियाएं हैं, सारी चीज़ें हैं वो आयुर्वेद में अवेलेबल थी। ये हमारी चरक संहिता हमें भली भांति बताती है। तो फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है कि जो स्थान आज की तारीख में एक एलोपैथी को मिला हुआ है वो आयुर्वेद को दूसरे नंबर पे क्यों है? ये सच है कि है जो कि हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से आयुर्वेद के ये नुस्खे वगैरह सारे हैं, उनका अभी लिटरेचर भी बहुत है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि आयुर्वेद में है जो आदमी को आजकल तत्काल प्रभाव से रिलीफ चाहिए, तो आयुर्वेद में थोड़ा सा ओवर नहीं है। एलोपैथी में जैसे पेन किलर वगैरह लेते हैं तो तुरंत तत्काल प्रभाव से फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए हर आदमी का होता है कि उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, उसके बाद में क्या इफ़ेक्ट रहेंगे। तो इस वजह से हर एक आदमी तुरंत के उसके वजह से वहाँ दौड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में यदि आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आयुर्वेद थोड़ा स्लो कि धीरे असर करेगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे और वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे कि भविष्य में फिर दोबारा जल्दी बीमार होने की और उसी बीमारी से दोबारा ग्रस्त होने की नौबत नहीं आएगी। और दूसरा क्या है कि जो हर आदमी का है जो प्रचार प्रसार के हिसाब से ज़्यादा वो चल रहा है, तो एलोपैथी का बहुत प्रचार प्रसार है, इसलिए हर कोई आदमी उधर एलोपैथी की तरफ ही दौड़ता है। लेकिन अभी हमारे आयुष मंत्रालय के अथक प्रयासों से है जो आयुर्वेद भी आजकल बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत प्रचार प्रसार भी हो रहा है और इसके है जो बहुत सारी नई मेडिसिन्स भी डेवलप हो रही है। और दूसरा क्या था कि आयुर्वेद लिटरेचर बेस है, तो हम अब्रॉड में या फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशों में हम दवाइयाँ वगैरह भेजते हैं तो मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगते हैं। तो उस क्षेत्र में भी आजकल है जो आयुष मंत्रालय के सहयोग से बहुत काम चल रहा है और हम हर एक चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, उसका एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमारे आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और उसकी उपयोगिता और सभी में हमारा सहयोग करेगा। जैसा कि आपने बताया कि एलोपैथी हमें फ़िलहाल तो फ़ायदा पहुंचा देती है, हम किसी बीमारी के लिए उसका उपयोग करते हैं तो लेकिन वो पीछे एक साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ जाती है। जबकि आयुर्वेद के बारे में माना जाता है कि आयुर्वेद धीमे असर करती है लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है जी। तो तमाम ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनमें एलोपैथी कहती है कि हमारे पास नहीं आओगे तो आपकी जान बचना मुश्किल है, जैसे कैंसर ले लें या और भी तमाम बीमारियां हैं। लेकिन आज के तारीख में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा हमारी जानकारी में भी आया है कि आयुर्वेद इन सभी असाध्य बीमारियों पर भी कारगर सिद्ध हो रही है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि जैसे कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है, वो क्यों फैल रही है हम सभी जानते हैं कि आजकल के केमिकल्स और जो हम नेचुरल चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, वही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिससे कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में ऐसा स्पेशली कोट नहीं किया गया कि ये कैंसर के लिए असर करेगी, ये फला मेडिसिन उसके लिए यूज़फुल है। लेकिन कई असाध्य बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हुआ, लीवर वगैरह, अर्थराइटिस हुआ, कई बीमारियां ऐसी है जो बहुत ही असाध्य है और जिनमें है जो एलोपैथी से भी कई पेशेंट ऐसे हैं जो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेके हमारे पास आते हैं और उसमें उनको यहाँ बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और
उसका फ़ायदा भी मिलता है। जैसा कि अभी वर्तमान में 2-3 बीमारियां बहुत देखने में आ रही हैं। एक तो शुगर, ये मान के चला जाए तो करीब 70% आबादी इससे परेशान है, शुगर से। बीपी की समस्या है। तो ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं इसके, जैसे शुगर के बारे में? जैसे ये जनरली ये बीमारियां जो फैल रही है आजकल, जो बढ़ रही है, एक तो इसमें मेन रोल है हमारे खान पान का और दूसरा हमारे कार्यशैली का। तो ये चीज़ें, और जैसे आजकल हर आदमी को आप देखो, युवा वर्ग भी है जो बहुत स्ट्रेस वगैरह में सफ़र कर रहा है। तो ऐसी हमारी मतलब वर्क ऑफ नेचर और हमारी कार्यशैली की वजह से ये बीमारियां ज़्यादा फैल रही है, और कुछ हमारे खान पान का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है जिसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही है। कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है इन बीमारियों पे? इनके लिए कारगर कौन से वे उपाय हैं जिनसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है? अगर बीमारी हो गई है तो उसको कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है? जैसे कि आजकल हर कोई जानता है कि इन बीमारियों से बचने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए योगा करना, एक्सरसाइज करना, या हमारे खान पान पे जैसे फास्ट फूड वगैरह से दूर रहना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जिससे कि इन बीमारियों पर हम नियंत्रण पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर की बीमारी जैसे मान लीजिए किसी को 300 से ऊपर जा रही है, तो वो कितनी घातक है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? जो 300 तो बहुत ज़्यादा घातक है, और शुगर एक ऐसी बीमारी है कि वो अपने साथ साथ और कई बीमारियों को जन्म देती है, कई ऑर्गन फेलियर वगैरह कई चीज़ें हो जाती है। तो उस पर सबसे बड़ा रोल हमारे खान पान और हमारी कार्यशैली का है कि हम कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और स्ट्रेस फ्री भी होना बहुत ज़रूरी है। बीपी के लिए भी सेम यही चीज़ें हैं। हाँ। अब ये तो हो गए हमारे जो पैसे हैं, वे कौन सी दवाइयाँ हैं जिनसे इनको नियंत्रित किया जा सकता है? परमानेंट नहीं कह रहा हूँ मैं, एक सजेस्ट के तौर पर। इसको कंट्रोल करने के लिए बीपी और क्या नाम से डायबिटीज़ के लिए आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। और आयुष मंत्रालय के सहयोग से हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा इसमें बहुत काम कर रहा है, और इन्होंने अपनी तरफ से भी कई जो मेडिसन्स हैं वो डेवलप किए। तो अभी किसी का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, किसी का सेल्फ लाइफ स्टडी चल रही है, और वो बहुत जल्दी ही हमारे कुछ दवाइयाँ पहले से है जो कुछ कंपनीज़ के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके कुछ मार्केट में आ भी चुकी है, लेकिन बहुत जल्दी और भी कई मेडिसिन्स आने वाली हैं। क्या सर्जरी के क्षेत्र में भी आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? आयुर्वेद में सर्जरी नहीं, एक माइनर सर्जरी के रूप में उसी ऋषि मुनियों के टाइम से ही कार्य हो रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी सर्जरी में जो पाइल्स फिस्टुला वगैरह का जो सर्जरी होती है वो हमारे यहाँ पे किया जा रहा है, और इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो एलोपैथी में सर्जरी वगैरह सब करवा के और बहुत परेशान होकर हमारे यहाँ पर आते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं, और ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। क्या जो एलोपैथी के जो डॉक्टर होते हैं, MBBS वगैरह के जो डॉक्टर होते हैं, अपेक्षा BAMS वगैरह के डॉक्टर की, वो उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं MBBS पे? इसके क्या कारण है? क्या पैसा है इसके पीछे या प्रतिष्ठा है? अब इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये किसको महत्व देना, किसको महत्व नहीं देना, वो एक अपने आप से ये जनरेट हो जाता है। वैसे जैसे स्टडी का ड्यूरेशन वगैरह सब सेम होता है, डिग्रियाँ दोनों की सेम इक्वल है, लेकिन उसमें ऐसा हुआ नहीं है। वही है कि जैसे कि आजकल हम एलोपैथी की तरफ लोग दौड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो MBBS वगैरह को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों डिग्रियाँ बराबर है और इक्वल उसका योगदान है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मैसेज जिससे हमारा समाज निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और एक आयुर्वेद को अधिक से अधिक अपनाए? अमूमन तो अपनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर किसी कारणवश वह बीमारी की तरफ जाता है तो आयुर्वेद को अपनाए, आयुर्वेदिक उसके कैसे जीवन बचा सकते हैं? आप कह रहे हैं तो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि आयुर्वेद के लिए हमें मेडिकल स्टोर वगैरह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात तो। और आयुर्वेद का कितना महत्व है, कितना असर है, वो कोविड टाइम हमने देख लिया कि आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है और हमारा कितना सहयोग कर सकता है। तो इसके लिए बचने के लिए यही होते हैं कि जैसे हमारे दादी नानी के नुस्खे जो बताए जाते हैं
उन्हीं नुस्खों के अनुसार हमारे किचन में ही सब चीज़ें उपलब्ध होती है। और हमारी बहुत सारे विदेशों में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो फूड सप्लीमेंट्स के रूप में हो रहा है, मेडिसिन के रूप में नहीं हो रहा। इसलिए हमारे जो उपलब्ध चीज़ें हैं उन्हीं का यदि हम समय समय पर उपयोग करें और प्रॉपर रूप से करें तो हमें कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा सोचना है। डॉक्टर साहब, आपने अपना समय निकाला, दर्शकों के लिए एक अच्छी राय प्रस्तुत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के रूबरू में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।